हेलो स्टूडेंट, +1 डी क्लास। बेटा लेसन नंबर 5 गुप्त काल करेंगे आज हम। गुप्त काल के बेटा इम्पोर्टेंट प्रश्न ही मैं करवाऊंगी यहाँ पे वीडियो में, और बाकी भी मैं आपको काम भेज दूँगी। पहला प्रश्न है, समुद्र गुप्त के साम्राज्य के विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं? बेटा समुद्र गुप्त एक बड़ा महान शासक था। उसने लगभग समस्त भारत पर अपनी जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके काल में बहुत ज़्यादा जो है सुख समृद्धि हो गई थी। तो समुद्र गुप्त ने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें सभी उत्तरी भारत, मध्य भारत, उड़ीसा, राजपूताना और पूर्वी तट के अनेकों क्षेत्र शामिल थे। इस प्रकार उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण में नर्मदा नदी और उत्तर में हिमालय तक फैला हुआ था। दूर दक्षिण के राजाओं ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार समुद्र गुप्त का साम्राज्य लगभग समस्त भारत में फैल चुका था। नंबर 2 बेटा, समुद्र गुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्र गुप्त एक महान विजयी और महान योद्धा था। ठीक है, उसने बहुत सी विजयों को प्राप्त किया था, इसलिए उसे समरशत विजयी कहा गया है। समरशत विजयी मतलब बहुत सी विजयों को प्राप्त करने वाला, बहुत सी जीतों को प्राप्त करने वाला। उसने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इसी कारण डॉक्टर A.V. स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा है, क्योंकि जिस प्रकार फ्रांस के शासक नेपोलियन ने यूरोप में महान सैनिक सफलताएं प्राप्त की थी, उसी प्रकार समुद्र गुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय का झंडा फहराया। इस प्रकार इन्हीं कारणों से उसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त, अगला प्रश्न है बेटा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विवाह संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार जो है कैसे किया? बेटा जो पहले जितने भी राजे महाराजे हुआ करते थे, वो जब सिंहासन पर बैठते थे तो वो दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लेते थे। किसी को अपना मित्र बना लेते थे, किन्हीं राज्यों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, ताकि उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके और अच्छे ढंग से साम्राज्य जो है वो चल सके अच्छे संबंधों द्वारा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने समकालीन राजवंशों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। सबसे पहले पहले नंबर पर उसने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह करके अपनी स्थिति दृढ़ कर ली। कि नागवंशी की जो राजकुमारी थी कुबेर नाग, उसके साथ उसने विवाह कर लिया और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। नंबर 2, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो है विवाह कर दिया, जिसका बहुत अधिक राजनीतिक महत्व था। 390 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य को स्वयं ही चलाया। नंबर 3, वाकाटकों की सहायता से ही चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित करने में सफल रहा। अगला प्रश्न है बेटा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक महान जो राजा था, उसने बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित कर लिया था, है ना, और उसके साम्राज्य में जो है बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि थी, लोग खुशहाल थे। उसने अच्छे जो है मंदिरों, भवन कला के क्षेत्र में जो है उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी, सिक्कों का निर्माण किया था,
और बहुत से कार्य किए थे, जिन कारणों से उसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण मतलब गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यद्यपि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हिंदू धर्म का ही अनुयायी था, खुद वो हिंदू धर्म को मानने वाला था, परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। इसका मतलब है कि कोई भी उसके साम्राज्य में किसी भी धर्म को मान सकता था, वो सभी धर्मों का आदर करता था। नंबर 2, संस्कृत का प्रसिद्ध कवि कालिदास उसके समय में ही हुआ था, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके समय में बहुत सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया तथा सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के चलाए गए। उसके द्वारा किए गए इन सभी महान कार्यों के कारण उसका शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। बेटा ये वीडियो जो भेज रही हूँ मैं आपको +1 D क्लास, ये आपने देखनी है अच्छी तरह से, और प्रश्न उत्तर मैं उधर भी भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे, आपने कॉपी में करने हैं और उनको याद करना है, क्योंकि अगस्त में फिर से आपके एग्ज़ाम होंगे।